बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उम्मे हबीबा है और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एफोरिस्टिक स्टाइल ऑफ फ्रांसिस बेकन। इस वीडियो में हम राइटिंग स्टाइल ऑफ फ्रांसिस बेकन पढ़ेंगे और उसके राइटिंग स्टाइल में हम डिस्कस करेंगे उसकी कंसाइजनेस, टर्सनेस, यूनिवर्सैलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। इसके अलावा मैं आपको एसे ऑफ ट्रुथ, एसे ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ और एसे ऑफ स्टडीज़ के जरिए से एफोरिस्टिक स्टाइल ऑफ फ्रांसिस बेकन पढ़ाऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताती चलूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF मौजूद है, तो जो सी वीडियो आप ऊपर सुन रहे हैं उसके सारे नोट्स उस PDF में मौजूद हैं, उधर से आप उस वीडियो को हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल में बहुत सी और वीडियोस हैं जो आपके इंग्लिश लेक्चर्स के लिए आपकी बहुत सी हेल्प कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। फ्रांसिस बेकन के बारे में इंट्रो वीडियो है चैनल पे, तो आप उसको देख सकते हैं। अब हम राइटिंग स्टाइल ऑफ फ्रांसिस बेकन स्टार्ट करते हैं। पहला जो राइटिंग स्टाइल है बेकन का वो है उसकी कंसाइजनेस। कंसाइजनेस नाम से पता चल रहा है कि कंसाइज मतलब ब्रीफ होना और थोड़ा लिखना, यानी कि बेकन थोड़ा लिखते थे बट ऐसा लिखते थे कि उस थोड़े में ढेर सारे मीनिंग्स कन्वे हो जाते थे। यानी कि वो ऑर्नामेंटेशन नहीं करते थे, वो अपनी राइटिंग को डेकोरेट नहीं करते थे। ऑर्नामेंटेशन का मतलब होता है कि राइटिंग को डेकोरेट करना विद हेल्प ऑफ मेटाफोर्स, सिमिलीज और बाकी लैंग्वेज की तो दूसरी डेकोरेशंस होती हैं उनके जरिए। तो बेकन जो थे वो अपनी राइटिंग को बिल्कुल भी डेकोरेट नहीं करते थे, बल्कि वो थोड़े वर्ड्स के जरिए डीप मीनिंग प्रोवाइड करते थे। सेकंड बेकन का राइटिंग स्टाइल है उनका एफोरिस्टिक स्टाइल, जिसको भी हम लोग आगे पूरा डिटेल में कवर करेंगे। एफोरिस्टिक स्टाइल होता है यानी कि थोड़ा लिखना, और थोड़ा लिखने की वजह से पूरा जो आपकी बात का मकसद है वो जाहिर हो रहा हो। तीसरा बेकन का जो राइटिंग स्टाइल है वो है इनकी ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि अनबायस होना, मतलब अपने पर्सनल ओपिनियंस को शेयर ना करना बल्कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखना। बेकन भी अपने पर्सनल ओपिनियंस को शेयर नहीं करते थे, अपनी सब्जेक्टिव जजमेंट को शेयर नहीं करते थे, बल्कि वो इम्पार्शियलिटी और ऑब्जेक्टिविटी से लिखते थे। फोर्थ और लास्ट स्टाइल जो फ्रांसिस बेकन का है वो है उनका यूनिवर्सल थीम्स। यूनिवर्सल थीम्स मतलब कि कोई ऐसे थीम जो कि हर किसी पर अप्लाई हो सके। वो किसी एक शख्स के लिए या एक नेशन के लिए नहीं है, बल्कि हर दुनिया में आने वाले तमाम लोगों के लिए, तमाम एजेस, तमाम लोग, तमाम कल्चर्स के लिए। अब हम लोग एफोरिस्टिक स्टाइल ऑफ फ्रांसिस बेकन को डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले तो ये पढ़ लेते हैं कि एफोरिस्टिक स्टाइल होता क्या है। एफोरिस्टिक स्टाइल मीन्स अ कम्पैक्ट, कंडेंस्ड एंड एपिग्रामेटिक स्टाइल ऑफ राइटिंग। इसका मतलब होता है वो स्टाइल ऑफ राइटिंग जिसमें आपने बात तो थोड़ी की हुई है मगर वो बात इतनी डीप है कि उससे आपको सारा मीनिंग कन्वे हो रहा होता है। और ये वो प्रोवर्ब्स होते हैं जिनको आप कोट भी कर सकते हो। तो अभी हम पढ़ेंगे आगे और देखेंगे बिल्कुल कोट्स की एग्जांपल के जो बेकन की एसे से अभी तक यूज़ की जाती हैं। और बेकन इस तरह की राइटिंग में बहुत ज़बरदस्त थे, वो एक्सेल करते थे इस तरह की राइटिंग में। उनकी राइटिंग से हम एफोरिज्म की बहुत सी एग्जांपल्स दे सकते हैं। एफोरिज्म को एक और लफ्ज़ से भी पुकारा जाता है और वो होता है टर्सनेस। टर्सनेस का भी वही मतलब होता है जो एफोरिज्म का होता है, यानी कि थोड़े लफ्ज़ों के ज़रिए एक पूरी और मुकम्मल बात करना। कम वर्ड्स में बहुत ज़्यादा कह जाते थे। हम आगे पढ़ेंगे और बहुत से बेकन की जो एफोरिस्टिक स्टाइल की वजह से बेकन के बहुत से ऐसी लाइन्स हैं जो कि अभी तक इस्तेमाल की जाती हैं एज अ प्रोवर्ब, एज मोटोज और हाउस होल्ड एक्सप्रेशंस के तौर पे। तो अभी मैं 3 एसेज हैं, एसे ऑफ ट्रुथ, एसे ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ और एसे ऑफ स्टडीज़, जिनके ज़रिए से आपको बेकन का एफोरिस्टिक स्टाइल बताऊंगी। तो सबसे पहले है एसे ऑफ ट्रुथ। एसे ऑफ ट्रुथ बेकन का एक बहुत फेमस एसे है। इसमें कुछ लाइन्स मैंने कोट की हैं जो कि आप पेपर में अपने कोट कर सकते हो। एसे ऑफ ट्रुथ में बहुत सी स्टेटमेंट्स हैं और कुछ जो हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे कोट की हैं। तो पहला सेंटेंस जो है वो है अ मिक्सचर ऑफ लाई डॉट एवर एड प्लेयर। तब इसमें बेकन दरअसल बता रहे हैं कि अगर ट्रुथ के साथ लाई मिल जाए तो वो उस ट्रुथ में प्लेयर ऐड कर देता है। Here Bacon wants to convey the idea that the statement of truth become more attractive when a lie is mixed with it। यानी कि वो जब उसके अंदर lie मिक्स्ड हो जाता है तो वो बात बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है। तो इसलिए जब भी किसी ने कभी लाई को डिफेंड करना हो तो उसके लिए ये सेंटेंस इजीली बोल सकता है। सेकंड जो बेकन की कोटेशन है जो हमने इस ऐसे से ली है वो देखते हैं। बट इट इज़ नॉट द लाई डेट पास थ्रू द माइंड बट द लाई डेट सिंक्ड इन एंड सेटल्ड इन इट डेट डोथ द हर्ट। इसमें बेकन दरअसल वो कह रहे हैं कि वो लाई हमें नुकसान नहीं पहुंचाता जो हमारे माइंड से गुजर जाए, बल्कि वो लाई नुकसान पहुंचाता है जो कि हमारे हार्ट में सिंक करे और वहाँ पे सेटल हो जाए, यानी कि वहाँ पे रुक जाए। क्योंकि इस तरह का लाई माइंड में एक दफ़ा आ जाता है और फिर वो इंसान को बार बार वरगलाता रहता है और उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। वो लाई जो एक दफ़ा बोला जाए, वो झूठ जो एक दफ़ा कह दिया जाए और उसके बाद भूल जाए, तो वो आदमी के लिए वो कोई नुकसान नहीं करता। थर्ड बेकन की कोटेशन है सर्टेनली इट इज़ हेवन अपॉन अर्थ टू हैव अ मैन्स माइट मूव इन चैरिटी, रेस्ट इन प्रोविडेंस एंड टर्न अपॉन द पोल्स ऑफ ट्रुथ। इसमें बेकन सच बोलने की अहमियत बता रहे हैं कि जो बंदे सच बोलते हैं उनके लिए सच बोलना इतना इंपॉर्टेंट है, इतना अच्छा है कि जैसे उनके सच बोलने से उनको ऐसे लगता है कि वो जैसे वो जन्नत में आ गए हैं। इसमें बेकन ने बहुत कम लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ज़बरदस्त बात की है। तो ये 3 एग्जांपल एसे ऑफ ट्रुथ से ली गई। अब हम आगे देखते हैं एसे ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ को। एसे ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ शोज द एफोरिस्टिक क्वालिटी ऑफ बेकन स्टाइल इन मोर स्ट्राइकिंग मैनर। और भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे कि बेकन ने किस तरह एफोरिस्टिक स्टाइल और टर्सनेस को यूज़ किया है।
He that hath wife and children hath given hostages to the fortune। ये essay of marriage and single life के स्टार्टिंग सेंटेंस है। इसका मतलब है कि जिसके बच्चे होते हैं और जिसकी बीवी होती है, मतलब कि वो शख्स जो शादीशुदा हो जाता है, उसने अपने फॉर्च्यून को हॉस्टेजेस दे दिया होता है। हॉस्टेज मतलब कि गिरवी रख देना, यानी कि उसने अपनी किस्मत को गिरवी रख दिया होता है। ऐसा शख्स ना कोई बुरा काम कर सकता है, ना ही किसी मुसीबत में फंस सकता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी फैमिली है, उसने उसका ख्याल रखना है, इसलिए वो ना कोई एडवेंचरस काम कर सकता है। तो इससे ये समझ आता है कि एक आदमी को शादी करनी ही नहीं चाहिए। बेकन इसमें ये बात कन्वे कर रहे हैं। बहुत इफेक्टिवली और मेमोरेबल तरीके से बेकन ने शादी ना करने को बताया हुआ है। सेकेंड कोटेशन है, अनमैरिड मैन आर बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट मास्टर्स, बेस्ट सर्वेंट्स, बट नॉट ऑलवेज बेस्ट सब्जेक्ट्स। इसमें बेकन ये कहना चाह रहे हैं कि एक गैर शादीशुदा आदमी हमेशा से एक बेस्ट फ्रेंड होता है, वो एक अच्छा दोस्त होता है। अच्छा दोस्त किस तरह होता है कि जब भी आपको उसकी ज़रूरत होती है वो आपके पास आ जाता है और आपकी मदद करता है। बेस्ट मास्टर्स, जो गैर शादीशुदा लोग होते हैं वो बेस्ट मास्टर क्यों होते हैं? वो बेस्ट मास्टर इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने जो सर्वेंट्स होते हैं उनको कम काम देते हैं और पे बहुत ज़्यादा देते हैं, क्योंकि अगर उनकी शादी हुई होगी तो उन्होंने वो जो पे है वो अपनी फैमिली को देनी होगी, मगर उनकी अभी शादी नहीं हुई तो अपनी वो पे सर्वेंट को देते हैं। बेस्ट सर्वेंट्स, बेस्ट सर्वेंट के मतलब कि उनके पास और कोई काम नहीं होता, उन्होंने अपने घर नहीं जाना होता, बल्कि उनके पास सारा टाइम होता है जो अपने मास्टर की खिदमत में गुजार देते हैं। बट नॉट ऑलवेज बेस्ट सब्जेक्ट्स। बेस्ट सब्जेक्ट्स का मतलब होता है कि मुल्क के लिए, अपनी जो कौम, अपनी सोसाइटी होती है उसमें वो बेस्ट सब्जेक्ट नहीं जाने जाते, क्योंकि वो फारिग होते हैं, उनके पास करने को कोई इतना खास काम नहीं होता, तो इसलिए वो बेस्ट सब्जेक्ट नहीं होते। थर्ड कोटेशन है बेकन की, वाइव्स आर यंग्स मैन मिस्ट्रेसेस कंपेनियंस फॉर मिडल एज एंड ओल्ड मैन्स नर्सेस। सेंटेंस में बेसिकली बेकन ने अपनी विस्डम, जो उनके पास नॉलेज था, उसको अपनी विट के साथ मिलाया और ये बात कन्वे करना चाह रहे हैं कि आदमी की एज की 3 स्टेजेस होती हैं। एक तो यंग मैन, देन मिडल एज एंड देन ओल्ड मैन। तो उस तीनों में उसको एक वाइफ की ज़रूरत होती है। यंग मैन में उसको मिस्ट्रेस के तौर पे उसको अपनी वाइफ चाहिए होती है। मिडिल एज में जब बंदा बड़ा हो जाता है और अपने बच्चों की शादियां कर देता है तो फिर उसे किसके लिए चाहिए होती है? एज अ कंपेनियन, एज अ फ्रेंड, जो उसके साथ रह सके, उसका दुख सुख बांट सके। और जब बंदा बूढ़ा हो जाता है तो उसको वाइफ चाहिए होती है ताकि वो उसका ख्याल रख सके। इसमें बेकन ने दरअसल शादी की इंपॉर्टेंस बताई है कि शादी करने की क्या इंपॉर्टेंस है, कि आपको मिस्ट्रेस भी मिल जाएगी, कंपेनियन भी मिल जाएगी और नर्सेस भी मिल जाएंगी। अगला जो एसे है बेकन का, वो है बेकन का एसे ऑफ स्टडीज़। एसे ऑफ स्टडीज़ बेस्ट एग्जाम्पल है बेकन की टर्सनेस और एफोरिस्टिक स्टाइल को एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे मैंने कुछ कोट्स दिए हैं, उनको आप देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि एफोरिस्टिक स्टाइल के लिहाज से ये बेकन का एसे ऑफ स्टडीज़ बेस्ट एग्जाम्पल क्यों है। एसे ऑफ स्टडीज़ में बेकन ने टर्स स्टाइल इस्तेमाल किया हुआ है, एपिग्रामेटिक स्टाइल इस्तेमाल किया हुआ है। एपिग्रामेटिक सेंटेंसेस भी वही सेंटेंसेस होते हैं जो शॉर्ट सेंटेंसेस हों बट वो डीप मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं। तो बेकन ने वो सेंटेंसेस लिखे हैं और ये सेंटेंसेस इतने कॉमन हैं कि जिन लोगों को बेकन का नाम नहीं पता वो भी ये सेंटेंसेस अपनी राइटिंग में ऑर्नामेंटेशन के तौर पे यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस नंबर 1 है, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। फर्स्ट सेंटेंस है एसे ऑफ स्टडीज का और ये कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस है। कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस मतलब कि ऐसा सेंटेंस है जिसमें ऐसे आइडियाज़ हों जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हों। इसमें बेकन ने स्टडीज़ के 3 पर्पस बताए। सबसे पहले सर्व्स फॉर डिलाइट। डिलाइट मतलब कि मज़े के लिए, यानी कि आप अपने एज अ फन आप स्टडी करते हो। तो फन कब की जाती है, स्टडीज़ को एज अ फन कब देखा जाता है? जब एक आदमी बूढ़ा हो जाता है, वो रिटायर हो जाता है, तो तब वो अपनी स्टडीज़ को फॉर डिलाइट देखता है। फॉर ऑर्नामेंट यानी कि जब आप कुछ लिख रहे होते हो तो आप उसमें अपने डिस्कोर्स को, अपनी राइटिंग को या फिर अपनी स्पीकिंग को बेटर करने के लिए ऑर्नामेंट्स का, डेकोरेशंस का यूज़ करते हो। एंड फॉर एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है कि जब आपको स्टडीज़ का यूज़ करना हो, सिर्फ उसको पढ़ना ना हो बल्कि उसका प्रैक्टिकल यूज़ करना हो। तो जब आपको अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेने हो, कोई जजमेंट्स करनी हो, तो फिर आप स्टडीज़ को एज एन एबिलिटी यूज़ करते हो। तो ये सेंटेंस अब कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है? सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी इसलिए है क्योंकि एक तरफ बताया हुआ है कि स्टडीज़ का कोई मकसद नहीं है, बस इट्स जस्ट फॉर फन, और दूसरी तरफ ये भी बताया हुआ है कि स्टडीज़ को आप एबिलिटी के लिए, यानी कि कोई ख़ास काम, जजमेंट के लिए इस्तेमाल करते हो। तो ये 2 आइडियाज़ जो हैं वो इस सेंटेंस में आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं। इसके बाद जो अगला सेंटेंस है वो है, क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइस मैन यूज देम। क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज़। कंडेम का मतलब होता है कि उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्राफ्टी मैन स्टडीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं। जो सिंपल मैन होते हैं वो इसको एडमायर करते हैं, वो उसको लाइक करते हैं, और जो वाइस मैन होते हैं वो यूज़ करते हैं। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस और आपने ज़रूर अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सुना होगा वो है, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी स्वेलोड एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। स्टडीज़ के बारे में बहुत मज़े की बात की गई है कि कुछ बुक्स जो होती हैं वो टेस्ट करने के लिए होती है, यानी कि आप जब उनको पढ़ते हो आप उनकी समझ नहीं आती, बस आप ऊपर से उसको एक नज़र, उसकी स्किमिंग एंड स्कैनिंग करते हो, तो मतलब कि आप उस
बुक को टेस्ट कर रहे हो। जो होती है वो स्वेलो करने के लिए होती है, यानी कि आपने जब उस बुक को पढ़ा, आपको समझ आई तो आपने उसको स्वेलो किया कि ठीक है मुझे समझ आ गई है, मगर आप बीच में कुछ जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको नहीं लग रहे वो आप स्किप कर देते हो। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, मगर कुछ बुक्स इतनी अच्छी होती हैं कि आपको उनकी समझ आती है, आप उसको सारा पढ़ते हो और फिर उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हो। उसके बाद एक और सेंटेंस है, रीडिंग मेक द फुल मैन, कॉन्फिडेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। इसमें 3 स्टाइल्स ऑफ स्टडी बताया हुआ है, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। रीडिंग क्या करती है? रीडिंग मेक्स अ फुल मैन। जो रीडिंग होती है वो आदमी को कंप्लीट बनाती है। कॉन्फ्रेंस है रीडिंग, कॉन्फ्रेंस मीन के स्पीकिंग। जो कोई डिबेटर होता है, जो डिबेट्स करता है, उसको अच्छे से पता होता है कि उसने अपनी लाइफ में कैसे डिसीजंस लेने हैं, उनको कैसे एनालाइज करना है, उसको पता होता है कि उसने किस मौके पर कैसी बात करनी है, तो उसको एक रेडी मैन बनाती है, हर प्रॉब्लम के लिए उसको तैयार करती है। राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, यहाँ पे राइटिंग का मतलब सिर्फ लिखना ही नहीं बल्कि नोट्स बनाना है, यानी कि जो एक अच्छा आदमी होता है, जो सबसे बेस्ट होता है, वो अपनी लाइफ के हर काम में नोट्स लेता है, उसको अपनी लाइफ में यूज़ करता है। यहाँ पर मैंने आपको तीनों एसेस के इंपॉर्टेंट एफोरिस्टिक स्टाइल बता दिया, आप इसको एक दफ़ा देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हिज एफोरिस्टिक स्टाइल मेक्स बेकन एन एसेइस्ट ऑफ हाई डिस्टिंक्शन। बेकन अपने स्टाइल की वजह से सबसे अलग पहचाना जाता था। एफोरिज्म गिव्स हिज एसेस सिंगुलर फोर्स एंड वेट, उसकी वजह से उसके एसेस को एक फोर्स और एक वेट मिल गया। No one has ever produced a greater number of closely packed and striking formulas loaded with practical wisdom. उसके पहले और उसके बाद अभी तक ऐसा कोई राइटर नहीं है जो उस स्टेज पर पहुंच सके जिस पर बेकन है, यानी कि उनके जो वर्ड्स थे शॉर्ट वर्ड्स थे, बट वो they were full of practical wisdom. Many of them have become current as proverbs, और बहुत से हैं जो पहले भी मैंने आपको बताया, इसमें बहुत से ऐसे हैं जो कि अभी प्रोवर्ब्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। राइटर्स उनको अपनी राइटिंग्स में यूज़ करते हैं। Bacon's essay constitute a handbook of practical wisdom enclosing in their shortest maxims and astonishing treasure of insight. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। एवरी एफोरिज्म डेट वी कम अक्रॉस startles us by its novelty, every epigram arrests us, every pithy sentences holds our attention. अभी हमने जितने भी सेंटेंसेस पढ़े और बाकी अगर हम कोई भी ऐसे उठा के देख रहे हैं, उसमें इस तरह के सेंटेंसेस भरे हुए हैं और वो हमारी अटेंशन ईजिली ग्रैब कर लेते हैं। एंड दे ऑल चार्म, डिलाइट एंड थ्रिल अस बिकॉज दे ऑल क्लोथ वेटली एंड वैल्यूएबल आइडियाज, सजेशन, लेसन्स एंड सो ऑन। और वो बहुत चार्म्ड, डिलाइटेड और थ्रिल्ड हैं बिकॉज वो हैं तो लाइटली वेट, बट दे कंसिस्ट ऑफ वैल्यूएबल आइडियाज, सजेशंस एंड लेसन्स फॉर मैनकाइंड। व्हाट एड्स टू देयर अपील इज द फैक्ट दैट बेकन डज नॉट सीम टू हैव मेड कॉन्शियस एफर्ट्स टू प्रोड्यूस देम। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेकन ने कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगाई उनको प्रोड्यूस करने के लिए, बल्कि द एफोरिस्टिक स्टाइल इज नॉट लेबर्ड इन द केस ऑफ बेकन, इट इज ट्रूली स्पॉन्टेनियस। लेबर्ड मतलब कि जिसके लिए आपने खुद मेहनत की और खुद बनाया, अब ऐसा बेकन ने नहीं किया, बल्कि उसका जो टर्ड स्टाइल है, उसका एपिग्रामेटिक स्टाइल, उसका एफोरिस्टिक स्टाइल, वो स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब कि जब वो लिखता था तो वो खुद ब खुद ऐसे सेंटेंसेस प्रोड्यूस होते थे उसकी राइटिंग से, जिसकी वजह से आज तक वो पहचाना जाता है। तो यहाँ पर वीडियो का एंड होता है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि बेकन के एफोरिस्टिक स्टाइल पे आंसर लिखें तो आप उस पर ईजिली ये वाला सारा लिख सकते हैं और उसके मुख्तलिफ एसेस से रेफरेंसेस दे सकते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करें अपने क्लास फेलोज़ के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। कोई चीज़ समझ ना आए तो आप इजीली कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।